दोस्तों नमस्ते। मैं सत्यप्रकाश भारती। जैसा कि कल मैंने कुछ टॉपिक पढ़ाया था, सेक्स डिटर्मिनेशन, मानव में लिंग निर्धारण, और उस पर मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे जो कि मैंने बताया था कि 10th क्लास और 12th क्लास में, यानी कि 10वीं और 12वीं के जो बोर्ड होने वाली है इस बार 2025 में, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। केवल 5 ही क्वेश्चन दिया था। चलिए आज मैं उसे सॉल्व करता हूं। देखिए, सबसे पहला है, मानव में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। तो यहां पर जो यह टॉपिक आपके पास है, एक शब्द है मानव। मानव, तो मानव में हम लोग पहले से जानते हैं, कल पढ़े हैं कि मानव में कुल गुणसूत्र की संख्या 46 होती है, और कोई भी जीव है तो उसमें गुणसूत्र हमेशा और हमेशा जोड़े में ही होगा, चाहे वह 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, इस तरह से। लेकिन जब भी होगा यह जोड़े में होगा। या तो इसे कह सकते हैं कि गुणसूत्र जोड़ा में होगा, या कह सकते हैं कि यह इवन नंबर होगा, सम संख्या होगी। तो मानव में गुणसूत्र की संख्या कितनी होगी? 46। 4 6 46। इसी 46 को लिखा जा सकता है 23 पेयर्स, यानी कि 23 जोड़े। तो मानव में गुणसूत्र की संख्या कितनी हो गई? 46, या उसी को हम लोग 23 जोड़े कह सकते हैं। अब देखिए, मानव युग्मक में गुणसूत्र की संख्या। तो मानव युग्मक, युग्मक का मतलब है कि यह या तो शुक्राणु होगा, या तो यदि मादा का युग्मक है तो अंडाणु होगा। तो इसमें यह युग्मक, जब भी युग्मक का निर्माण होता है तो यह अगुणित यानी कि हैप्लॉइड अगुणित हो जाता है। और अगुणित का मतलब मैंने कल लिखा था, हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम। हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम, हाफ सेट मतलब जितना गुणसूत्र होता है किसी भी जीव में, जैसे ही युग्मक का फॉर्मेशन होगा, निर्माण होगा, तो उसका आधा हो जाता है। मानव में कुल गुणसूत्र की संख्या 46, लेकिन जब इसमें युग्मक की बात होगी तो यह क्या हो जाएगा? आधा, हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम। 46 का आधा 23। तो इसलिए मानव में युग्मक की, मानव के युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितनी होगी? तो 23 है कहीं क्या? तो यह 23 हो गया। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अब देखिए, मानव के शुक्राणु में गुणसूत्र की संख्या, और यह क्वेश्चन हम लोग जान रहे हैं कि यह शुक्राणु है क्या। तो शुक्राणु क्या है? युग्मक है। शुक्राणु क्या है? युग्मक है। और जब यह युग्मक है तो युग्मक में गुणसूत्र की संख्या 24 नहीं होगा, ऑप्शन गलत। 46, तो 46 तो मानव में फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि टोटल गुणसूत्र का संख्या ही है, कुल गुणसूत्र ही 46 है। और अब यह है युग्मक, तो युग्मक में गुणसूत्र का संख्या कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही। अब 44 को देखना भी नहीं है। अब देखिए, मानव के अंडाणु में गुणसूत्र की संख्या। तो शुक्राणु युग्मक है किसका? तो नर का, मेल का। अंडाणु युग्मक है किसका? तो मादा का। क्या है? मादा युग्मक। इसीलिए मानव के अंडाणु में गुणसूत्र की संख्या कितनी होगी? तो मानव के अंडाणु में भी गुणसूत्र की संख्या आधी होगी, जो कि ऑप्शन 23 सही है। अब कहा जा रहा है, मानव शिशु में लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेवार कौन होता है। तो हमने कल पढ़ा, जब हम लोग लिंग निर्धारण पढ़ रहे थे कि मानव में लिंग का निर्धारण कैसे होता है, और साथ ही साथ ये भी पढ़े थे कि लड़की और लड़के का जन्म कब होता है, कैसे होता है, किस किस युग्मक के मिलने से बनता है, अंडाणु और शुक्राणु के मिलने से बनता है। तो उस समय हमें यह पता चला था कि यह जो मादाएं होती है,
मादा में केवल एक ही जैसा गुणसूत्र होता है, एक ही तरह का गुणसूत्र होता है, जिसे हम लोग 44 + XX, यानी कि यहाँ क्या है, यह जो आपका गुणसूत्र है जिसे एलोसोम भी कहते हैं और इसे ही सेक्स क्रोमोसोम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे ही सेक्स क्रोमोसोम भी कहते हैं, मतलब लिंग गुणसूत्र भी कहते हैं। तो यह एक ही जैसा है, इसीलिए मादा को होमोजाइगस कहते हैं। इसमें जब युग्मक बनेगा, अंडाणु का निर्माण होगा, युग्मक बनेगा और अंडाणु का निर्माण होगा, तो इसमें कुल गुणसूत्र की संख्या जो होगी वह आधी हो जाएगी, मतलब 23 हो जाएगी, और एक ही तरह का बनेगा 22 + X। जबकि यह जो नर है इसमें 44 + XY, यानी कि 2 प्रकार का सेक्स क्रोमोसोम होता है, लिंग गुणसूत्र होता है, और इसलिए सेक्स CHROMOSOM क्रोमोसोम 2 प्रकार का होता है, तो इसमें 2 प्रकार का गुणसूत्र बनेगा, तो इसमें 2 प्रकार का गुणसूत्र बनेगा 22 + X एवं 22 + Y। तो जब इसमें 2 प्रकार का गुणसूत्र बन रहा है और ये X मिलने से गर्ल, जबकि फीमेल का X मेल के Y से मिलने पर बॉय पैदा होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि मानव शिशु में लिंग निर्धारण के लिए, यानी कि मानव के शिशु का जो लिंग निर्धारण होगा, इसके लिए हमेशा और हमेशा पुरुष, मेल, या उसी को हिंदी में नर भी कहा जाता है, तो यह जिम्मेवार होगा। तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। इतना में किसी भी तरह का आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। यदि फिर भी इसमें किसी तरह की दिक्कत हो गई है तो मैंने जो वीडियो अपलोड किया है 3 नंबर में, तो उस वीडियो को देख करके आप सेक्स डिटर्मिनेशन वाले एक बार फिर से इस चीज को समझने का कोशिश करें। तो चलिए अब हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में जो पाने वाले हैं, जो टॉपिक चलेगा, थोड़ा सा उसका चर्चा कर देते हैं। देखिए, अब अगला वीडियो जो आप लोगों को मिलेगा वह है इसी प्रजनन चैप्टर से, जिसका नाम है मासिक चक्र। मासिक चक्र, उसी को इंग्लिश में मंथली साइकिल भी कहते हैं, उसी को इंग्लिश में मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कहते हैं। और यह मासिक चक्र क्या होता है, कैसे होता है, इसके को कितने अवस्थाएं हैं, यह कब मादाओं में प्रारंभ होता है, किस मादाओं में यह मासिक चक्र होता है, किस में नहीं होता है, इससे कौन कौन सी बीमारियां उत्पन्न होती है, यह कितने दिनों का फेज होता है, इसका किसी भी फीमेल के हेल्थ पर क्या असर पड़ता है, इन सभी चीज़ों की जानकारी हम लोग अगले वीडियो में लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये बातें करते हैं कि आखिर मासिक चक्र होता क्या है, इसे मासिक चक्र ही क्यों कहते हैं। मासिक मिस होता है महीना। मासिक, हम लोग बच्चे में जब जांच परीक्षा होती थी तो साप्ताहिक, मासिक होता था, तो मासिक का मतलब होता है महीने में एक बार होने वाला। तो यह जो मासिक चक्र है, यह किसी फीमेल में, खासकर मानव मादा की बात की जा रही है, इसमें यह महीने में एक बार होता है, यानी कि यह 28 से 30 दिनों में एक बार मासिक चक्र होता है, जिसमें कि कुछ अवस्थाएं हैं, जिसमें कुछ अवस्थाएं हैं, इसके द्वारा मानव फीमेल में अंडाणु का निर्माण होता है। और अंडाणु का निर्माण कब होता है, तो मानव में जो यह मासिक चक्र होती है उस 30 या 28 दिन का, तो 28 दिन का यदि मासिक चक्र होगा तो उसके मध्य में, यानी कि 14वें दिन अंडाणु का निर्माण होगा। अंडाणु जो है अंडाशय से बाहर की ओर इजैकुलेट हो जाएगा, बाहर निकलेगा।
जब उसमें 30 दिनों पे होता है मासिक चक्र, तो 15वें दिन अंडाणु अंडाशय से बाहर निकलता है, जिस प्रक्रिया को अंडोत्सर्जन कहा जाता है। तो इस मासिक चक्र की चर्चा हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आज मैं अपने वीडियो को यहीं समाप्त कर रहा हूं, अपनी रिकॉर्डिंग यहीं समाप्त कर रहा हूं, और आप इसी तरह हमारे साथ बने रहने के लिए 12th और 10th की कंप्लीटली तैयारी करने के लिए मेरे साथ बने रहिए। यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहेंगे, सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मिलते रहेंगे, और वो भी आसान शब्दों में, अपने अनुभव के साथ। केवल आपको करना यह है कि आप हमारे इस चैनल को जीवन और विज्ञान को आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचने में किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। ओके, थैंक यू।